स्वागत है आपका विपारा एजुकेशन पर। आज दोस्तों हम हिंदी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसे आप सब लोग वाक्य भेद के नाम से जानते हैं उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले साथियों हम समझेंगे दोस्तों वाक्य की परिभाषा, उसके बाद में समझेंगे वाक्य के तत्व कितने होते हैं, उसके बाद में समझेंगे वाक्य के अंग कितने होते हैं। प्रत्येक लाइन से दोस्तों सवाल आपकी परीक्षा में आया हुआ है और ये गारंटी है कि आगे भी आएगा। ये सब पढ़ने के बाद में दोस्तों फिर हम शुरुआत करेंगे वाक्यों का वर्गीकरण, चाहे वह अर्थ के आधार पर है चाहे वह रचना के आधार पर है। और यदि दोस्तों आप वाक्य भेद का पूरा चैप्टर आप इस चैनल से कंप्लीट कर लेते हैं तो विश्वास मानिए 8वीं से लेकर आईएएस की दुनिया की कोई भी परीक्षा दे लेना। यदि साथियों वाक्य भेद से प्रश्न आएगा तो दुनिया गलत करे परंतु आप गलत नहीं करेंगे। मेरी बात पर ऐसे विश्वास मत कीजिए, पहले वीडियो को आप अंत तक देखिए। यदि अंत में आपको बातों में सच्चाई दिखे तब चैनल को सब्सक्राइब करना, अन्यथा मत करना। दोस्तों यदि आपसे कुछ भी नहीं आता है तो दोस्तों ये जो तत्व है ना ये आपको समझाएंगे कि वाक्य वास्तव में होता क्या है। दोस्तों जहां समझ में नहीं आएगा वहां हम उदाहरण से एग्जाम्पल से समझते चलेंगे, बस थोड़ा सा पैसेंस बना करके रखिए। तो सबसे पहले वाक्य की परिभाषा होती है दोस्तों कि सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह। व्यवस्थित याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी दोस्तों ऑप्शन में मिलता है कि सार्थक शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है, वो गलत है। व्यवस्थित होना चाहिए, है ना। व्यवस्थित का मतलब जो शब्द जहां पे आना है वहीं पे आए, क्योंकि शब्दों का समूह तो कुछ भी हो सकता है, शब्दों का समूह कुछ भी हो सकता है आगे पीछे, है ना, तो वह वाक्य नहीं होगा। तो व्यवस्थित आप याद रखिएगा। उसके बाद में वाक्य के तत्व, दोस्तों तत्व पूछे जाए तब आप संख्या 6 बताएंगे और जब अंग पूछा जाएगा वाक्य के तब आप संख्या 2 बताएंगे। तो दोस्तों वाक्य के 6 तत्व कौन कौन से हैं? सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, निकटता, पदक्रम और अन्वय। इस प्रकार से समझ नहीं आ रहा है तो एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा, हम एक एक एग्जांपल से सारी बातें क्लियर करके चलेंगे। सार्थकता का अर्थ होता है दोस्तों कि वाक्य का अपना कुछ ना कुछ अर्थ जरूर होता है। उसके बाद में है योग्यता। अब योग्यता से क्या तात्पर्य है दोस्तों? वाक्य में जो शब्द प्रयोग होते हैं उनमें दोस्तों एक अर्थ प्रकट करने की योग्यता होती है। ठीक है, शब्द तो है, वो हो सकता है वो सार्थक भी हो, लेकिन जहां पर आना चाहिए था वो वहां के योग्य नहीं था। एग्जाम्पल से समझिए, यदि मैंने आपसे कहा चाय खाई तो खाई का अर्थ तो होता है लेकिन यहां पर वाक्य नहीं बना क्योंकि चाय पी जाती है, खाई नहीं जाती, तो खाई यहां पर योग्य नहीं था। तो वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का दोस्तों जो अपेक्षित अर्थ होता है ना उसकी योग्यता प्रकट करने के लिए जो शब्द होते हैं वही आने चाहिए। उसके बाद में है आकांक्षा। आकांक्षा का तात्पर्य होता है इच्छा। इसको एक एग्जांपल से ऐसे समझिएगा साथियों कि हमने कोई वाक्य लिख दिया और मान लीजिए कोई शब्द मिस कर दिया तो एक इच्छा रह जाएगी कि यहाँ पे एक शब्द और होना चाहिए था। जैसे पत्र लिखता है, यह वाक्य नहीं है। आपको इच्छा है कि कुछ ना कुछ करता होना चाहिए, चाहे राम पत्र लिखता है, श्याम पत्र लिखता है, तो इस प्रकार से दोस्तों एक इच्छा होनी चाहिए वाक्य में। उसके बाद में है निकटता। निकटता का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि वाक्य में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उनमें परस्पर निकटता होनी चाहिए, ठहराव नहीं होना चाहिए, चाहे वो बोलने में है चाहे वो लिखने में है। ऐसे समझिए, यदि मैंने कहा राम खाना तो ये गलत है क्योंकि मैं ठहर गया, ठहराव आ गया, ये वाक्य नहीं बनेगा। तो निकटता होनी चाहिए। पद क्रम में दोस्तों पदों का क्रम सही सही होना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा है जाता श्याम स्कूल, ये गलत है, श्याम स्कूल जाता है, ये ठीक क्रम है पदों का। पद और शब्द में क्या अंतर होता है साथियों, ये मैंने आपको शब्द भेद के वीडियो में आराम से समझाया हुआ है, वहां से जाकर के आप देखिएगा। उसके बाद में अन्वय। अन्वय का मतलब होता है मेल, यानी कि जो करता है लिंग वचन और कारक के का जो मेल है वो क्रिया से बिल्कुल दोस्तों अनुचित होना चाहिए, अनुचित नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने कहा बालक बालिकाएं गईं तो यह ठीक नहीं है क्योंकि गई जो क्रिया है ना वो बालिकाओं पे तो सूट कर रही है लेकिन बालक कहाँ है ना, तो इसलिए सही वाक्य क्या होगा, बालक एवं बालिकाएं गए। ठीक है, तो मेल होना चाहिए लिंग वचन कारक का क्रिया के साथ, ठीक ठीक मेल होना चाहिए। उसके बाद में देखते हैं साथियों वाक्य के अंग। बहुत बार प्रश्न आपसे पूछा गया है, आप गलत नहीं करेंगे। 2 अंग होते हैं, पहले को कहते हैं उद्देश्य और दूसरे को कहते हैं विधेय। अब दोस्तों इनमें क्या क्या अंतर होता है एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा। देखिए वाक्य में जिसके बारे में बताया जा रहा है, यानी कि आप मोटा मोटा कह सकते हैं कर्ता, कर्ता के बारे में बताया जा रहा होता है तो उसे हम कहते हैं उद्देश्य। और जिसके बारे में बताया गया वो तो हो गया
उद्देश्य, जो कुछ बताया गया है, क्या बताया गया है, जो भी कुछ बताया गया है कर्ता के बारे में वो हो जाएगा विधेय। अब इसका दोस्तों एक अर्थ और होता है, इसे हम पूर्ण रूप से कर्ता नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? उद्देश्य को कर्ता क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि इसमें कर्ता तो आता है, लेकिन दोस्तों कर्ता का विस्तार ही इसमें आ जाता है। मतलब कर्ता को परिभाषित करने वाले जितने भी शब्द हैं उन शब्दों का समूह भी साथियों इसमें इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, कैसे समझेंगे? देखिए, जैसे श्याम खेलता है तो किसके बारे में बात हो रही है? श्याम के बारे में। तो श्याम हो जाएगा उद्देश्य। श्याम करता क्या है? क्या करता है? तो खेलता है, ये हो जाएगा विधेय, है ना। इतना आप छोटे वाक्य से समझ सकते हैं। लेकिन अभी मैंने कहा कर्ता का विस्तार उद्देश्य कहलाता है। तो कर्ता का विस्तार, जैसे साथियों परिश्रम करने वाला व्यक्ति, तो व्यक्ति है कर्ता, लेकिन इसी कर्ता का जो विस्तार है इतने शब्दों में हुआ है, परिश्रम करने वाला व्यक्ति। तो दोस्तों यहां से लेकर के यहां तक जितने भी शब्द ये प्रयुक्त हुए हैं ये सब क्या है? उद्देश्य है। अब दोस्तों विधेय क्या है? उद्देश्य को छोड़ करके जो भी कुछ बचा वह सब का सब विधेय कहलाता है। जैसे व्यक्ति के बाद में जो भी कुछ बचा सदा सफल होता है वह क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा। ठीक है, तो उद्देश्य को छोड़कर जो बचता है वो विधेय होता है। लेकिन परिभाषा भी याद रखनी है, वाक्य में जिसके बारे में बताया जा रहा है वह उद्देश्य है और जो कुछ बताया जा रहा है वह विधेय है। तो उद्देश्य के अंदर कर्ता और कर्ता का विस्तार आता है। और दोस्तों कर्ता यानी कि कर्ता का विस्तार यानी कि उद्देश्य को छोड़ करके जो भी कुछ बचता है वह विधेय कहलाता है। तो इतना दोस्तों हमने अभी तक इसको समझ लिया है। अब देखते हैं दोस्तों रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। ठीक है,